शपथ लेने से पहले ही 25,000 युवाओं को नौकरी देने का जो अपना वायदा पूरा किया, तो वो एक कहीं ना कहीं कहते हैं ना ट्रेलर दिख गया कि किस तरह की सरकार चलने वाली है। मतलब दिस इज़ ओपन सीक्रेट, सबको ही मालूम है कि उस दिन क्या बात हुई थी। तो मुझे ये कहा गया कि आप जो है जिला अध्यक्ष के लिए आपके लिए विचार हो रहा है। तो मैंने कहा मैंने इस विषय में सोचा नहीं है। अगली लाइन ये थी कि जो संगठन है उन्होंने तय कर लिया है। उनका जब संगठन ने तय कर लिया है तो उसके बाद मेरा इफ बट नहीं है। आप जहाँ चाहें जैसे चाहें मेरे को आप रखिए, जहाँ पे उपयोगिता है। फिर तो मेरी एक जिज्ञासा है कि आप एमएलए बनना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है? मैम, इस समय भाजपा में काफी खलबली मची हुई है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली, उन पर रेप का आरोप है, काफी गंभीर आरोप है। भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर अगर आपको 100 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 3 लोग भी आपके खिलाफ हो गए तो 97 लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर काम के बल पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं कि आप एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं या उनसे लगातार मिलकर, या किसी वो कहते हैं ना पर्ची खर्ची पार्टी के अंदर भी नहीं चलती, सरकार में भी नहीं चलती, वो पर्ची खर्ची पार्टी के अंदर भी नहीं चलती। हमारे को कहा गया था कि 792 हमारे बूथ हैं, तो 7 से 792 तो होने चाहिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे 1329 जो सक्रिय सदस्य हैं वो सरल पर चढ़ चुके हैं। मेरे जो पति हैं उनको राजनीति का अच्छा खासा शौक था और वो चाहते थे कि एक कहीं ना कहीं परिवार में जुड़ा रहे कोई ना कोई, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाएं कम हैं, पढ़ी लिखी और कम हैं, और जो अच्छा बोल लेती हैं वो और कम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी, साथ ही हरियाणा की प्रदेश प्रवक्ता भी है। आज हम इनसे रेवाड़ी जिले के बारे में बात करेंगे, हरियाणा की भाजपा की राजनीति के बारे में बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में सबसे पहले आई है, तो हम इनके जीवन सफर के बारे में बात करेंगे कि इनका राजनीति में आना कैसे हुआ। मैम, सबसे पहले आपका एनजीपी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा, कल 24 जनवरी है, नायब सैनी सरकार को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। रेवाड़ी में नगर परिषद से लेकर, रेवाड़ी जिले में नगर परिषद से लेकर सांसद तक भाजपा के हैं। इन 100 दिनों में भाजपा की क्या बड़ी उपलब्धियां रही? रेवाड़ी जिले को 100 दिनों में क्या मिला? देखिए, मुझे लगता है कि ये सभी को क्लियर है कि 100 दिन हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जिस प्रकार से काम हुआ है, या पहले भी उससे पहले 2 बार हमारी सरकार रही है, तो जिस प्रकार से काम हुआ है वो सभी को दिखाई दे रहा है। ऊपर अगर आप बात करें नरेंद्र मोदी जी की, जिस प्रकार से हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, वो पहले कभी नहीं हुए थे। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए कि किस प्रकार से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करना, और साथ के साथ एक ऐसे विषयों पे भी मैं चर्चा करना चाहूँगी कि जिस पर कभी कोई सोचता नहीं था, कोई ये मान नहीं सकता था कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे किसी विषय पर बात करेगा। जैसे स्वच्छता को ले लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए जो खुले में शौच जाने की बात, क्योंकि कल ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हुए हैं। तो इस विषय में कभी ये मान भी नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री इस तरह का कोई बात करेगा। ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणाएं करेंगे, कोई और बड़ी बात करेंगे, लेकिन पूरे देश को दिशा दे देना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने प्रधानमंत्री मोदी जी में देखा है इस चीज़ को, और वो बदलाव भी देखे हैं हमने। तो छोटे चेंजेस हों, बड़े चेंजेस हों, वो हमने देखे हैं केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो पिछले 10 साल में 9.5 साल मनोहर लाल जी की सरकार रही, तो उसमें भी बिना पर्ची खर्ची नौकरियां मिली, और तकरीबन इलेक्शन से 6 महीने पहले नायब सैनी जी आए। और अब क्योंकि हमारी तीसरी बार सरकार आई है, हैट्रिक लगा है, तीसरी बार हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की सरकार बनी हो, तो एक पूरा आत्मविश्वास के साथ साथ एक कहीं ना कहीं मन में ये भी फीलिंग है कि जब जनता ने इतना ज़्यादा भरोसा किया है तो बहुत सारा काम करना है। उसकी बानगी कहीं ना कहीं दिखाई दी नायब जी में। शपथ लेने से पहले ही 25,000 युवाओं को नौकरी देने का जो अपना वायदा पूरा किया, तो वो एक कहीं ना कहीं कहते हैं ना ट्रेलर दिख गया कि किस तरह की सरकार चलने वाली है। एमएसपी पे जो फसलें थी, अगर मैं उनकी बात करूं, तो वो जो फसलें हैं 24 की 24
एमएसपी पे खरीदने का डिक्लेरेशन करना। उन्होंने कहा था कि अगर डायलिसिस के लिए कोई जाएगा तो उस पे 1 रुपया भी नहीं लगेगा हॉस्पिटल में। तो ये जो घोषणाएँ उन्होंने पहले की उसको पूरा करते जा रहे हैं। और साथ ही आप यहाँ पर बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिला की, तो रेवाड़ी जिला में 3 विधानसभा आती हैं, बावल है, कोसली है और रेवाड़ी है। अगर मैं बात करूँ बावल और कोसली की, तो बावल और कोसली में पिछली बार हमारे विधायक थे, लेकिन रेवाड़ी में दुर्भाग्यपूर्ण हमारे विधायक नहीं थे। लेकिन अब सौभाग्य की बात है, तीनों जगह हमारे अपने विधायक हैं और बदलाव दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी में भी 5 साल में जो लगता था कि एक व्यक्ति होना चाहिए जो ऊपर जाके बात कह सके, क्योंकि हम इसीलिए चुनते हैं प्रतिनिधि को, वो कहीं ना कहीं कमी रही। लेकिन जैसे आप बात करें बस स्टैंड की, बात करिए, लक्ष्मण जी बस स्टैंड की अप्रूवल रेवाड़ी की भी लेकर आए हैं, धारवाड़ा की भी लेकर आए हैं। सफाई अभियान की अगर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि स्वच्छता एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो सफाई अभियान को भी चलाना, क्योंकि एक इशू खाली प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते, ये समाज का भी इशू है। जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है, तो सबको साथ लेकर चलना इस विषय में ज़रूरी था। तो एक स्वच्छता का अभियान भी चलाया गया है। और उसी प्रकार से बावल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी, बेसिक चीज़ें और भी जो ज़्यादा होने वाली हैं आने वाले टाइम में, सड़कें वगैरह हैं, उन पे भी काम चल रहा है। ऐसे ही कोसले में भी जो है अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा भी करके गए थे। लेकिन मैं अगर आउटर में देखती हूँ तो इतना प्यारा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कोसली में चले जाइए, अगर आप बावल में चले जाइए, आप नेशनल हाईवेज देख लीजिए, इतना बड़ा बदलाव, जो इतनी सुंदर सड़कें दिखाई देती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। लेकिन एक शब्द कहते हैं ना कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। हम घर में भी जब कुछ करते हैं तो कहीं ना कोई कमी रह जाती है, तो हमसे भी कमी रहती होंगी, तो हम उसको पूरा करने के लिए आगे लगातार प्रयासरत है। जैसे मैं अगर रेवाड़ी की बात करूं तो मुझे उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि अभी भी हमें ज़रूरत है कि थोड़ा सड़कों पे काम होना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अग्रसेन चौक से लेकर झज्जर चौक तक जो सड़क का एक काफ़ी दिनों से विषय पेंडिंग था, क्योंकि वो टाइल की सड़क पास हो गई थी और हम चाह रहे थे सीसी की सड़क हो, और वो तकरीबन लास्ट ये लगा लीजिए कि अब वो कभी भी सामने आ सकती हैं चीज़ें और वो काम शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि टेंडर लगने में और इन सब चीज़ों में समय लगता है, लेकिन डायरेक्शन सही जा रही है, स्पीड सही जा रही है। एक हम बात करें, हमारे पास फीडबैक आता है, कहीं हरिनगर टी पॉइंट हो गया, विधानसभा चुनाव में काफी ज्वलंत मुद्दा रहा है। गोकलगढ़ बाईपास हो गया, एक पटौदी रोड पर तीनों जगह फाटक है, वो बंद हो जाते हैं तो काफी दिक्कतें आती है, जाम का सामना करना पड़ता है लोगों को। और एक भाड़ावास फाटक है जो 3.5 साल हो गए उसका काम रुका हुआ है। क्या अभी क्या स्थिति है? आपने क्या सांसद से बात करी है, क्या विधायक से बात करी है? आपकी तरफ से कोई पहल की गई है? देखिए, जहाँ तक आप जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे याद है कि इतने लंबे समय तक डबल फाटक जब नहीं बना था तो लोग कितने लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, बैठे, और मैं तो कहूँगी कि पीढ़ियों के मुद्दे हमने हल किए हैं। ये जो मुद्दे हैं समय समय के, जैसे सड़क नहीं बनी तो वहाँ पे एक पॉइंट का इशू आ गया, ये वो इशू है जो हमारी जानकारी में है, उस पर काम भी चल रहा है और बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं वो सामने भी आएंगी। और जहाँ तक सांसद से बात करने की है, सांसद की बात हो, विधायक की बात हो, और इवन मुख्यमंत्री जी की बात हो, लगातार हमारी चर्चा चलती रहती है और हमारी लगातार जो है उनसे बात भी होती रहती है। अभी विपुल गोयल जी भी आए थे, क्योंकि वो ग्रीवेंस कमेटी के जो हमारे यहाँ पर ग्रीवेंस की लेने आए थे बैठक, तो उस समय उनसे भी काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हुई। एक विषय ये था कि जो हमारा रेवाड़ी शहर है उसमें हमने सड़कों की, जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया कि सड़क सीसी रोड बन जाएगी, एक हमने बात की कि ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि सड़कें बन जाए, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन भी हो। तो लेकिन क्या होता है कि सड़क बनने के बाद उसके बाद पता चलता है जी नाली रह गई, नाली को दोबारा खोद दो, वो दोबारा बनती है। तो लक्ष्मण जी और विपुल गोयल जी और मैं, हम तीनों बैठे हुए थे, तो यही जिक्र हुआ कि एक प्लान रेडी कर लिया जाए जिसमें ऐसा ना हो कि सड़क बनने के बाद, जबकि पहले की सरकारों में होता था, वो रेवाड़ी में ना हो, क्योंकि अभी सारी सड़कें जो है रुकी हुई थी वो बननी है। तो इसी डायरेक्शन में जो है लगातार काम। देखिए, मैं एक खास बात और यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से अभी प्रश्न पूछा आपने सांसद जी का, विधायक जी का, लेकिन मुझे लगता है कि रेवाड़ी का सौभाग्य है कि जिस प्रकार से सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं,
हर सोमवार को लोगों से भी मिलते हैं और हम कुछ कहें उससे पहले ही चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें आरती राव जी के रूप में मंत्री भी मिली हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रेवाड़ी की ताकत दुगनी हो गई है। बहन आरती राव जिस प्रकार से लगातार काम में लगी हुई हैं, साथ के साथ वो अटेली की अगर बात करें तो अटेली के साथ-साथ रेवाड़ी जिले में भी वो पूरा ध्यान रख रही हैं। आप प्रवक्ता है, हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता की भूमिका निभा रही हैं, तो अभी प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, अभी इनकी क्या स्थिति है? क्या अभी भी समस्याएं आ रही है लोगों को? देखिए, समाधान शिविर जो चल रहे हैं डेली, जिसमें डीसी खुद बैठते हैं और एडीसी भी बैठती है, बाकी अधिकारी भी बैठते हैं। मैं भी उसमें एक बार गई हूँ और हो सकता है आने वाले टाइम में भी एक आध बार और होकर आए, तो वहाँ पर एक चीज़ देखी कि लगातार जो नंबर है वो कम हो रहा है। जब रोज़ बैठते हैं, क्योंकि हमारी जब तीसरी बार सरकार बनी है तब इसको हमने शुरू किया था कि समाधान शिविर डीसी और बाकी जो अधिकारी हैं, एसपी हैं, एडीसी हैं या डीएमसी है, क्योंकि यहाँ तो दोनों एक ही हैं, एडीसी और डीएमसी, तो वो बैठकर समाधान शिविर में लोगों की समस्या लें। एक टाइम फिक्स हो गया, लोगों को पता है डीसी ऑफिस में जाएंगे, ये कमरा है, ये अपनी समस्या बताएंगे। कई बार कोई इशू टेक्निकल होता है तो उसमें हो सकता है समय लग जाए, लेकिन मैंने देखा अधिकतर समस्याएं जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। और जब मेरी अभिषेक मीना जी जो हमारे एडीसी हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर और जो परिवार पहचान पत्र को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरुआत में ज़्यादा थी, लेकिन अब वो उनका नंबर बहुत कम हो गया। कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा या कोई टेक्निकल इशू है तो उसमें समय लग जाता है, वो रह रही हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है लोगों की वो सॉल्व हो। मैम, इस समय भाजपा में काफी खलबली मची हुई है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली, उन पर रेप का आरोप है, काफी गंभीर आरोप है। भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पूरा प्रकरण जब मैंने देखा और सुना तो मुझे लगा कि राजनीति में गिरावट आ चुकी है। जब आपको कोई व्यक्ति दिखाई देता है कि ऊपर जा रहा है तो उस समय इस तरह के आरोप का आना, खासकर जब वो विषय 1 साल पुराना है, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है वो तुरंत उसको रिपोर्ट करेगा, है ना। 1 साल पुराना है, उसके कोई एविडेंस नहीं है, वो मेडिकल नहीं करा रही हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ी गवाह थी, वो आते ही सबसे पहले मुकर गई कि मैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो मैं महिला हूँ, महिला के फेवर में ही बात करूँगी, लेकिन अगर कोई महिला इस तरह के काम भी करती है कि झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ संभव है, मुझे लगता है वहाँ पर भी बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए अगर किसी को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है तो। अगर वो सही है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ, उस महिला के साथ, लेकिन पूरी की पूरी पिक्चर दिखा रही है कि ये मामला पूरा का पूरा राजनीतिक है। तो यहाँ पर भी हमारी महिलाओं को समझना चाहिए कि हमेशा आप सहानुभूति से कि हाँ, सहानुभूति मिल जाएगी और इस तरह की बातें कर लें। कोई एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई गलत आरोप लगते हैं किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने के लिए, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई ज़रूर एक एक्शन होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। आप आरोप झूठा बता रही हैं, आप बता रही हैं, तो क्या इससे मोहनलाल बड़ोली की छवि को डैमेज नहीं हुआ है? देखिए, मुझे लगता है ये सभी को दिख रहा है कि सच्चाई क्या है। छवि डैमेज हुई है, उनको राजनीतिक फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वो बात अलग है। आज की स्थिति में यही दिखाई दे रहा है कि 1 साल पुरानी बात अचानक से अभी क्यों लाना जब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव नज़दीक है। मेरा तो इतना सा क्वेश्चन है। अगर वो सही है तो अपनी बात को उसी समय रखती। ऐसे बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, दोनों पक्ष होते हैं। मैं बहुत बार बहुत सारी महिलाओं की हेल्प करती हूँ, जहाँ पे पता चलता है कि महिला के साथ गलत हुआ है, तो वहाँ पे तुरंत मदद करने की कोशिश करते हैं। रेणु भाटिया जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको तुरंत पहुँचना, उनके पास मैसेज देना, ये सब करते हैं। लेकिन हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर एक पिक्चर जो है, जो सामने से दिखाई दे रही है, वो अलग होती है। जो भी होगा सामने आएगा, लेकिन समय कौन सा चूज किया गया, 1 साल पहले की बात उस समय लाना कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि दाल में कुछ काला है। संगठन की बात कर लेते हैं। आपने जुलाई 2024 में जिलाध्यक्ष का पद संभाला। आपकी अभी तक की क्या उपलब्धियां रही है? आपके सामने विधानसभा चुनाव भी था, कैसे क्या काम किया, क्या उपलब्धियां रही है, उसके बारे में बताइए विस्तार से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धि संगठन में नहीं रहती, संगठन की उपलब्धि होती है। और मेरे संगठन की उपलब्धि बता सकती हूँ कि हमने तीनों की तीनों सीटें जीती हैं, जिसमें बड़े से बड़े लेकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जिसमें मैं खुद को गिनती हूँ कि मैं भी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। हम सब ने मिलकर जो काम किया है और जनता का आशीर्वाद मिला है। जनता के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था, तो हम सब ने मिलकर
क्योंकि जब मैं बनी जिला अध्यक्ष तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से पूछा गया कि आपका क्या प्लान है, तो मैंने बोला मेरा हैट्रिक प्लान है, 3 सीटें रेवाड़ी की और तीसरी बार सरकार कि 3 सीटों का कंट्रीब्यूशन होगा तभी तीसरी बार सरकार बनेगी, एक सीट मिलाकर ही बनेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ और इस चीज़ में मैं सबका धन्यवाद भी करती हूँ कि हम जिस प्लान को लेकर चले थे वो सक्सेसफुल हुआ, 3 सीटें भी जीती, साथ के साथ तीसरी बार सरकार भी बनी। और इसमें क्रेडिट जो है वो सभी कार्यकर्ताओं का भी और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम माने कि आप तीसरी बार रिपीट होंगी या किसी बड़े पद पर जाएंगी, आपकी अपनी इच्छा बताइए। मैं प्रदेश से जिला में आई हूँ, प्रदेश प्रवक्ता थी, उसके बाद मुझे अचानक से फ़ोन आया और मुझे कहा गया कि आपको जिला अध्यक्ष बनाने में हम विचार कर रहे हैं। तो मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मैंने इस दिशा में कभी सोचा नहीं था। मतलब दिस इज़ ओपन सीक्रेट, सबको ही मालूम है कि उस दिन क्या बात हुई थी। तो मुझे ये कहा गया कि आप जो है जिला अध्यक्ष के लिए आपके लिए विचार हो रहा है। तो मैंने कहा मैंने इस विषय में सोचा नहीं है। अगली लाइन ये थी कि जो संगठन है उन्होंने तय कर लिया है। मतलब जब संगठन ने तय कर लिया है तो उसके बाद मेरा इफ बट नहीं है। आप जहाँ चाहें जैसे चाहें मेरे को आप रखिए, जहाँ पे उपयोगिता है, क्योंकि हमारे यहाँ पद नहीं होता, दायित्व होता है। आप किस काम के लिए जा रहे हैं, तो जहाँ पे मेरी उपयोगिता लगती है वहाँ पर लेकर जाइए। अभी भी हमारा संगठन का महापर्व चल रहा है, बूथ अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, मंडल अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद जिला अध्यक्ष बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे। मेरा फिर से ये कहना है कि जहाँ पर लगता है संगठन को, मेरी उपयोगिता जहाँ पर है वहाँ पर रखें। ऐसी कोई लालसा नहीं है, कभी सरकार के लिए नहीं कहा, कभी संगठन के किसी पद के लिए नहीं कहा। अभी भी रायशुमारी के लिए आए थे तो उसमें मेरे से भी पूछा गया कि जिलाध्यक्ष किसको होना चाहिए, तो मैंने उसमें यही कहा कि जो संगठन चाहे। जी, फिर तो मेरी एक जिज्ञासा है कि आप एमएलए बनना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है? मैंने अपने आप को पार्टी को समर्पित कर दिया है। पार्टी की जहाँ आवश्यकता होगी, उनकी आवश्यकता एमएलए में है तो एमएलए लड़ लेंगे, उनकी आवश्यकता है पार्टी में रहे तो पार्टी में रह के संगठन का काम देखेंगे। अब ये बताइए, रेवाड़ी जिले में कितने मंडल बनाए जा चुके हैं और कितने मंडल के चुनाव हो चुके हैं? हमारे रेवाड़ी जिले में जब मैंने ज्वाइन किया तब 10 मंडल थे। तो मैं एक प्रपोजल लेकर गई थी कि कोसली में 4 हैं मंडल और रेवाड़ी और बावल में 3-3 मंडल हैं। तो मैंने अनुरोध किया कि एक-एक मंडल और बना दिया जाए ताकि जो मंडल अध्यक्ष है उनका थोड़ा-सा बर्डन कम हो जाए। जैसे जिस प्रकार से रेवाड़ी मंडल था उसमें 102 बूथ थे। तो 102 बूथ को मैनेज करने में थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि अभी बूथ बड़े भी हैं हमारे। तो उन्होंने प्रपोजल को स्वीकार करते हुए तीनों ही विधानसभा में 5-5 कर दिए कि तकरीबन 50 से 51 जो बूथ हैं वो हो जाएंगे एक मंडल अध्यक्ष के अंडर। तो अभी हमारे पास 15 हमने मंडल बना लिए हैं, जिसमें से हमने आज को मिलाकर, सुबह को मिलाकर 8 मंडल डिक्लेयर कर दी हैं और इसके बाद आज शाम का भी एक कार्यक्रम है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक सारे मंडल जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि एक-एक मंडल में जाके बूथ अध्यक्षों को बुलाकर उनसे बैठक लेकर एक सर्वसम्मति बनती जा रही है, तो वो मंडल अध्यक्ष डिक्लेयर होते जा रहे हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, रेवाड़ी जिले में अभी तक कितने सदस्य बन पाए हैं और कितने एक्टिव मेंबर हैं? देखिए अभी अगर मैं बात करूं, एक्टिव मेंबर जो हैं हमारे को कहा गया था कि 792 हमारे बूथ हैं, तो 792 तो होने चाहिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे 1329 जो सक्रिय सदस्य हैं वो सरल पर चढ़ चुके हैं और हर एक जो है 50 बनाना ज़रूरी होता है प्राथमिक सदस्य, तभी वो सक्रिय सदस्य बन सकता है। और हमारे यहाँ तो सतीश कोला जी ने तो 10,000 का नंबर पार कर दिया था अपने रेफरल कोड से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई 1000, कोई 2000, कोई 500, इस तरह से उन्होंने बनाए हैं। प्राथमिक सदस्यता का एक्यूरेट नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन से वो बंद है, तो अभी उसका नंबर आ नहीं रहा है। तो जो भी नंबर होगा आपको अपडेट करूँगी। आप थोड़ी सी राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं आपकी। आपने कांग्रेस में भी लंबे समय तक काम किया, भाजपा में आप जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है और प्रवक्ता भी हैं, अभी भी काम कर रही हैं। तो आपको इन दोनों पार्टीज में क्या डिफरेंस लगा, क्या अलग लगा? मैंने कांग्रेस में 3.5 साल के तकरीबन काम किया है। जब कांग्रेस पार्टी हारी इलेक्शन 2014 में, तो एक बार लगा कि कहीं ना कहीं आवश्यकता है, कि लगता है कि राजनीति में जाना चाहिए। और उस समय की जानकारी के हिसाब से मुझे लगा कि कांग्रेस ने तो देखो अच्छा काम किया है और हार गई है, कुछ जानकारी कम होगी शायद मुझे, तो वहीं पे ज्वाइन करना चाहिए। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, मुझे 6 महीने के अंदर ही प्रवक्ता बना दिया गया और वहाँ पे मैंने चैनल पे जाना शुरू किया।
लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने वर्किंग देखी, क्योंकि जब आप प्रवक्ता होते हैं तो आपको डेली अपडेट्स रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और आपको बहस करते हैं तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी निकल कर आता है। तो धीरे-धीरे समझ आया कि कहीं न कहीं जो विचारधारा है उससे कांग्रेस भटक गई है, और जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं देश के हित में। और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि जिस तरह से देश को लेकर जा रहे हैं, और जिस प्रकार से मनोहर लाल जी की बात करूँ तो उनका भी जिस तरह से काम चल रहा था, और तभी मुझे मैसेज आया तो मुझे लगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। जहाँ तक आप अंतर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पर अगर आपको 100 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 3 लोग भी आपके खिलाफ हो गए तो 97 लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर काम के बल पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं कि आप एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं या उनसे लगातार मिलकर, या किसी, वो कहते हैं ना, पर्ची खर्ची पार्टी के अंदर भी नहीं चलती, सरकार में भी नहीं चलती, वो पर्ची खर्ची पार्टी के अंदर भी नहीं चलती। जी, आप भाजपा में कई दायित्व पर रह चुके हैं, आप खुद को किस में मजबूत पाती है, कौन से दायित्व में आपको खुद को मजबूत स्थिति में पाती हैं? मैं प्रवक्ता रही हूँ पहले, उससे पहले मैं सह प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट थी, जिसमें मुझे पार्टी के लिए लगातार टीवी पर बैठकर बहस करनी होती थी, उसका भी अच्छा आनंद रहा। लेकिन जब संगठन में आई तो वो भी एक अलग अनुभव है, दोनों ही अलग, टोटली बिल्कुल अलग अनुभव हैं। जब मैं जिलाध्यक्ष बनी तो उसको जिलाध्यक्ष बनने के बाद जो पहला रिएक्शन ये था कि अब जो चीज़ें हैं बिल्कुल बदल जाएंगी। पहले ये था कि आप पूरा दिन आपको पढ़ना पड़ता था, आपको जानकारी रखनी पड़ती थी, और शाम को 1 डिबेट करी, 2 डिबेट करी, या बीच में कोई फ़ोनो आ गया। लेकिन अब तो 24/7 करके आपको वर्किंग है। इसका एक अलग आनंद है, लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्शन करना, लोगों की कभी शिकायतें भी सुन लेना, लोगों की तारीफ भी सुन लेना, और काम वो तो चले, वो तो रहता है, वो तो दोनों ही हर प्रवक्ता के तौर पे भी था, इसके तौर पे भी था। तो वो और सबसे अच्छा लगा कि आपने अभी बोला कि जुलाई में मुझे जब मैं जिलाध्यक्ष बनी तो जुलाई में लास्ट में 27 जुलाई को डिक्लेयर हुई थी, तो उसके तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो गई और इलेक्शन आ गए। नया नया एक्सपीरियंस था, लेकिन लोगों का बहुत अच्छा साथ मिला, बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिली, और उस इलेक्शन में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनके लिए आभारी भी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से हम तीनों सीटें भी जीती। हालांकि सभी का उसमें कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद जैसे ही तुरंत ये विधानसभा इलेक्शन ख़त्म हुए तो थोड़ा सा लगा कि शायद अब थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा काम लगेगा कि शायद अब थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तुरंत संगठन के चुनाव आ गए। तो पहले हम 2 बजे तक कार्यालय में रहते थे, कभी 1 बजे तक कार्यालय में रहते हैं, अब 8 बजे तक कार्यालय में रह के काम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो काम के लिए कभी पीछे हटी नहीं मैं, मेहनत करने की आदत है, तो इसलिए कभी कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ, वो अलग एक्सपीरियंस था, ये अलग एक्सपीरियंस। जी, अब ये बताइए, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन है आज का, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ, किसने आपको प्रेरणा दी, और अब आपको कौन सपोर्ट करता है, ये सब चीजें? मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, मैं रेवाड़ी की बेटी हूँ और रेवाड़ी की ही बहू हूँ। और जब मेरी शादी हुई तो कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति में आऊँगी। मेरे जो पति हैं उनको राजनीति का अच्छा खासा शौक था, और वो चाहते थे कि एक कहीं ना कहीं परिवार में जुड़ा रहे कोई ना कोई। तो उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाएं कम हैं, पढ़ी लिखी और कम हैं, और जो अच्छा बोल लेती हैं वो और कम हैं। तो उस समय मुझे उनकी बात थोड़ी कम समझ आई कि भाई ठीक है, राजनीति में तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उनके इंस्पिरेशन की वजह से मैं आगे बढ़ी, उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे हर एक स्टेप पे। आज भी बहुत सारी चीज़ों में वो मुझे गाइड करते हैं, मुझे याद दिलाते हैं, आज का ये शेड्यूल है, तुम ये भूल गई हो, तुम्हें ये कार्यक्रम करना था, इसको फ़ोन करना था। फुल सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। तो उनका, वो कहते हैं ना कि पीछे से पूरा हाथ है तभी आगे चले जा रही हूँ। हाँ, उनकी बात जब उन्होंने कहा था कि बोलने वाली महिलाएं कम हैं, तो वो बड़ा अच्छा सा मेरा एक एक्सपीरियंस भी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मंच पर मुझे अवसर मिला कि उनके मंच को संभालना था, वो इतना अच्छा लगा उस समय कि विश्व का इतना बड़ा नेता और उसके मंच को संभाल रहे हैं,
उनसे मिलना तो एक्सपीरियंस था ही, लेकिन उनके मंच को सँभालना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब उनको मैंने बुलाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे मतलब वो कहते हैं ना गूज़ बम्प्स आ जाते हैं, वो वाली फीलिंग के साथ मैंने उनको बुलाया था कि विश्व के नेता हैं और जिनको भारत की जनता ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त की तरह जो भारत की गद्दी सौंपी है। तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया, ऐसी वाली बात नहीं थी, वो मन से बात आ रही थी। वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी। वो कहीं न कहीं जो पतिदेव ने कहा था कि बोलने वाली कम महिलाएँ, तो समझ आया। लेकिन अब ये देख के अच्छा लग रहा है कि जब से 33% रिज़र्वेशन है, जिस तरह से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी हम मंडल में भी महिलाएँ रख रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी महिलाएँ बन रही हैं और अब 33% रिज़र्वेशन हो गया विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हमारे को 33% महिलाएँ दिखाई देंगी। तो कहीं न कहीं सिनेरियो बदल रहा है। थैंक यू सो मच मैम।